ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर विच इज सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो ये 11th की एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर होता है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, लोगों को सेट समझ में नहीं आता एकदम से क्या होता है। लाइक पीपल थिंक कि ये क्या हो गया, सेट क्या है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है भाई क्या है ये। वो इसलिए होता है क्योंकि सेट एक नया कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 10th तक यू हैव नॉट हर्ड ऑफ सेट्स और समथिंग लाइक दैट एट ऑल। और फिर तुम जब 11th में आते हो तो एकदम से नया ऑपरेशन ही आ जाता है। ओके, सो दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट टाइम जब आपने एडिशन पढ़ा था। तो आपको याद होगा जब आपने पहली बार एडिशन पढ़ा था तो ऐसा नहीं होता था कि यार पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब टीचर ने बोला कि 3 तुम्हारे पास से 3 है और 4 है, इनको जोड़ोगे तो 7 बन जाएंगे। तो एकदम से मतलब पता ये क्या है, ऐसा लगता है ना। तो फिर टीचर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तुम्हारे पास 3 एप्पल्स हैं, तुम्हारे पास 4 एप्पल्स हैं, उनको ऐड करोगे तो 7 एप्पल्स हो जाएंगे। एंड ओवर द ईयर्स, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आपने वो किया तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रजिस्टर हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर। ओके, तो एक बार में शायद समझ में नहीं भी आए तो मैं अपना तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीख लेंगे जिनसे आप क्वेश्चंस बना सकते हो। तो बेसिकली सेट क्या होता है? सेट कुछ भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, लोग सोचते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है भाई, तो इतना सोचना ही नहीं है। बेसिकली सेट एक लैंग्वेज है जिससे मैथमेटिशियंस के लिए काम बनना ईजी हो जाता है। जैसे तुम्हारी क्लास है, ठीक है, और तुम्हारे प्रिंसिपल सर के पास गए कंप्लेन करने क्लास की कि ये क्लास के बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। ओके, तो अब तुम एक दो तरीके से बोल सकते हो टीचर को कि यार मेरे क्लास के बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। पहला है कि यार तुम ऐसा बोलो कि, तो ये जो तुमने बोला ना कि मेरी क्लास के बच्चे, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि यार एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल विच आर द पीपल इन योर क्लास। तो ये एक सेट हो गया। ओके, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट कुड बी पीपल, इट कुड बी डेस्क्स, ओके, कुछ भी। अब ये तो हुआ कि सेट होता क्या है। अब प्रिंसिपल के पास आप गए कंप्लेन करने के, तो उसके भी 2 तरीके हो सकते हैं कंप्लेन करने का। पहला तो आप ये बोलो कि सर मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब मुझे तंग कर रहे हैं, पहला। ठीक है, विच इज़ द ऑब्वियस वन। दूसरा जो थोड़ा नॉन ऑब्वियस है और थोड़ा स्टूपिड भी है, दैट इज़ कि यू टेल योर प्रिंसिपल सर कि सर मेरी क्लास में जो 60 बच्चे हैं उनका नाम लो, कि मोनू सोनू चिंटू मिंटू, सबका नाम लो, 60 बच्चों का या 50 बच्चे जितने ही पढ़ते हैं, और फिर बोलो कि सब मुझे तंग कर रहे हैं। तो ये हुआ एक तरीका। तो पहला वाला जो दूसरा तरीका है ना, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। तो तुम्हारे पास जैसे कोई सेट है जिसके अंदर जैसे 4 एलिमेंट्स हैं A B C और D, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं A B C और D। ये होता है पहला तरीका। ओके, इसको कहते हैं सेट बिल्ड, सॉरी इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, अब ये नाम वाम में कुछ रखा नहीं है, फालतू की बात है। ठीक है, ये तो हुआ कि यार तुम सारे बच्चों के नाम एकदम गिन गिन के लिख रहे हो। दूसरा क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम क्या लिखो कि वो सेट का जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ओके, तो तुम क्या लिखोगे कि सर मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बच्चे। तो यहाँ पे एक एक्स, जैसे तुमने वेरिएबल से बच्चे को रिप्रेजेंट किया, तो एक्स। ठीक है, और फिर एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो, तो बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या वो क्या स्पेशल कंडीशंस फॉलो कर रहा है जिससे वो सेट का पार्ट हो। वो प्रॉपर्टी ये है कि वो मेरी क्लास में पढ़ता है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे सच दैट। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर लिखना है एक ये इस तरह का डंडा बनाना है, फिर लिखना है कि यार क्या प्रॉपर्टी है, तो वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू क्लास फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर जितने भी बच्चे मेरी क्लास में बिलोंग करते हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। ओके, तो अब ये बोलेंगे कि अब भैया ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहला सवाल ये आएगा। ओके, मैं बताता हूँ। तो देखो पहली बात आपको क्या समझनी है, ये क्या होता है तरीका, दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि यार आपका सेट है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला तो है कि सेट के सारे मेंबर्स को लिख दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यार आप पहले सेट के एक एलिमेंट का कुछ नाम दे दो वेरिएबल, और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिख दो। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स शुड बिलोंग टू क्लास। तो अब मैथमेटिशियन लोगों ने और भी लैंग्वेजेस बनाई, तो 3 सिंबल आए दुनिया में। ये होता है एप्सिलॉन। इसमें क्या होता है, सी बना उसके बीच में डंडा खींच दो, एप्सिलॉन हो गया। दिस मीन्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, x बिलोंग्स टू। तो चलो मैं एक बार तुम्हें लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं लोग। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि, तो देखो साइंटिस्ट लोग पहले जो थे ना वो ऐसे पूरा लिखते थे कि, अब जैसे मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ ये लिखूंगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू C, मतलब x बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, समझ लो इंग्लिश मीनिंग कि x क्लास में बिलोंग करता है, सिंपल है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया
मैथमेटिशियन लोगों में से कोई तो कोई होशियार मैथमेटिशियन ने रहा होगा, उसने बोला एक काम करते हैं यार, अपन इतना लंबा लंबा बार बार लिखते हैं, इसकी जगह एक सिंबल डाल देते हैं। ये डाल दिया तो इसकी जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया, खत्म। ओके, एक होता है फॉर ऑल। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कभी कभी फॉर ऑल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कभी अपन ऐसे लिखें कि मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में हमें कुछ लिखना है, तो हम ये लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल बच्चे बिलोंगिंग टू माई क्लास, मतलब मेरी क्लास में बच्चे जो हैं वो सारे के सारे। तो ये क्या है, मेरी क्लास का एक बच्चा, और ये है कि सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ कि मेरी क्लास जो भी सारे बच्चे हैं जो इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब हुआ फॉर ऑल। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कि फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास कुछ हो रहा है, ठीक है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास एवरीवन इज ओल्डर देन 15 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। तो अपन यहाँ फॉर ऑल लगा देते हैं। तो उसके लिए ये उल्टा ए का सिंबल होता है, ये ए को उल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ओके, ए को पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये उल्टा ए हो गया, ये था फॉर ऑल। फिर होता है एक देयर एग्जिस्ट। ओके, उसके लिए सिंबल होता है उल्टा ई। इसका मतलब होता है कि यार आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे अपन करें ना देयर एग्जिस्ट एक्स, इसका मतलब होता है कि ऐसा एक एग्जिस्ट करता है एक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन लिखते हैं ना कि कोई कोई लोग कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मैं मानता हूँ जैसे, तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट गॉड, ठीक है। बस ये देयर एग्जिस्ट के लिए। तो अब मैं पूरा लिखता हूँ कि देयर एग्जिस्ट गॉड, तो मेरे को अब इसकी जगह मैंने सिंपल से लिख दिया। अब ये चीज़ काम नहीं आएगी ज़्यादा, और आएगी भी तो अपन सीख जाएंगे रास्ते चलते चलते, लेकिन ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ बिल्कुल कि ये तुम में से आधे लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि अरे क्या बोल के चले गए कल्पित भैया, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये चीज़ सबके साथ होती है। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता कि सेट क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चंस लगाओ, अपने आप समझ जाओगे। तुम्हारा एग्जाम 2 साल बाद है, अभी नहीं है, या 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है ना, और अभी ठीक है, तो समझ जाओगे। बेसिकली सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। तो पहला सेट तो वो हुआ जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स मेक अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑफ ऑल पीपल ऑन अर्थ हु आर ओल्डर देन 200 ईयर्स, जैसे ये मेरा सेट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं इंडिया, ये दुनिया में, जिनकी जो उम्र है वो 200 साल से ज़्यादा है, उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसको अपन कहेंगे कि ये सेट ए है। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है कि दूरी दुनिया में 200 साल का आदमी तो कोई है नहीं। अब यार एक्सेप्शन और धर्मगुरु वगैरह की बातें बाद में करेंगे, मतलब उनको अभी के लिए अभी थोड़ा उनको मैंने कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो रियल लोग हैं उनमें कोई 200 साल थोड़ी जीता है ना। तो इस सेट में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो आपका 200 साल से ज़्यादा जीता हो। तो इसको हम कह देते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट कहते हैं। इसको अपन फाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। ये फाई है, इसमें कुछ नहीं किया, एक बनाया अपन ने गोला, उसके बीच में डंडा खींच दिया, ये फाई, इसको हम कहते हैं फाई, PHI, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट। फिर दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। अब इस सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं था, इस सेट के अंदर भर भर की चीज़ें भरी हैं। इनफाइनाइट सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम ये देखो कि अपने पास जैसे कोई सेट है ए, जिसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिनका इनफाइनाइट नंबर, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 गिनते ही चले जाओ, बहुत सारे होते हैं, पता है ये बात। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और लिखते पूरा दिन में लगा दो तब भी नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए हम क्या करते हैं लास्ट में 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं कि भाई हो गया है। तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। अब एक होता है फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट नहीं हो, मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स, 10 करोड़ एलिमेंट्स, 10 अरब एलिमेंट्स, ये भी फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट केवल तब होगा जब उसके अंदर आप इनफाइनाइट मतलब अनगिनत नंबर हो। फाइनाइट में कुछ भी नंबर बड़ा सा बड़ा हो, गिनत होना चाहिए, ओके। एक हो गया ये सेट। तो जैसे तुम्हारे पास एक सेट है ए बी, चलो यार ABCD बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 1 2 3 4 जैसे करता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD PQRS अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, कल्पित, एकेडबूस्ट, वीरवाल, कैमरा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैमरास भी हो सकते हैं, मार्कर पेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरा ब्लू वाला मार्कर पेन पता नहीं कहाँ चला गया, बाकी मैं दिखाता दोनों कि ये ब्लू मार्कर पेन और ये रेड मार्कर पेन, इनका एक सेट है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं अगर ऐसा करूँ कि इनमें से, इन चारों में से मैं कोई सर्टेन एलिमेंट सेलेक्ट करके उनका नया सेट बना दूँ, जैसे मैं एक सेट बनाऊँ B = 2, 3, 4, तो तुम ध्यान से अगर देखो तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट जितने भी है सबके सब इस सेट में,
तो ऐसा सेट जो एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को लेके बनाया गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया, 3 को सेलेक्ट किया, 4 को सेलेक्ट किया, उनको एक सेट में डाल दिया, तो वो हो गया अपना नया सेट। तो इस सेट को कहते हैं सबसेट। तो हम लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, हम इसको लिखते हैं ऐसे भी हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या किया है अपन ने, यू होता है ना, यू को घुमा दिया 90 डिग्री से और नीचे एक डंडा खींच दिया है। ओके, अब अगर मैं ऐसा लिखूं कि b इक्वल टू 1 2 3 4, तो ऐसे केस में क्या हम बोलेंगे ये सबसेट है? बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। अगर इक्वल बिल्कुल सेम टू सेम है तब भी सबसेट होता है, तो इसी के लिए डंडा होता है। तो डंडे का मतलब होता है इक्वल भी हो तो भी चलेगा। अगर ये वाला आ जाता है ना कि डंडा नहीं है केवल ये है, इसका ये मतलब है कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब आपका सेट छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो ऐसी कंडीशन जब होती है इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके, एक हुई ये बात। अब अगर ऐसा है ना तो हम बोलेंगे कि यार इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि दोनों केस में छोटा ही हो, लेकिन फिर भी अगर हमने ऐसा लिख रखा है तो हम बोलते हैं B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो ये हुई दो बातें। ओके, अब होता है सुपरसेट। सुपरसेट कुछ भी नहीं होता है सबसेट का उल्टा। तो यहाँ पे A इज अ सुपरसेट ऑफ B, ठीक है। सुपरसेट मतलब बड़ा या इक्वल, ठीक है। तो अगर हम बोले कि इम्प्रॉपर सुपरसेट, तो इसका मतलब है कि इक्वल हो तो भी हो सकता है। अगर बोले प्रॉपर सुपरसेट यानी कि उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ समझ गए। तो सबसेट क्या होता है कि ये 3 कोई छोटा सेट कर लिया, 2,3 भी सबसेट होगा, केवल 3 भी सबसेट होगा और 5 भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्टी एलिमेंट ले रहे हो ना, मतलब अगर आपके पास कुछ लिया ही नहीं आपने, तो वो भी तो इसमें कंटेंट है एक तरह से। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जैसे अपने पास चारों के चारों एलिमेंट ले लिया वो सबसेट है, 3 एलिमेंट ले लिए वो सबसेट है, 2 एलिमेंट ले लिए वो सबसेट है, 1 एलिमेंट ले लिया चारों में से कोई भी, वो भी सबसेट है। तो लॉजिकली सोचा जाए तो अगर कुछ भी नहीं रहे वो भी सबसेट होना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से अपन क्या बोलते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। मतलब 5 बेसिकली एम्प्टी सेट जो मैंने बताया था। ओके, और ये स्टैंडर्ड सिंबल याद रखना है, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये बात अपन ने सीख ली। सुपर सेट की बात करें तो क्या होता है, सुपर सेट बेसिकली ये होता है कि सबसेट का उल्टा, मतलब अगर B इज अ सबसेट ऑफ A देन A इज अ सुपर सेट ऑफ B, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम सीखते हैं कि एवरी सेट इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं की है मैंने, बस सेट की सबसेट की बात की है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ हुई। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम कुछ और टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, फटाफट से देखते हैं। तो एक होता है सिंगलटन सेट। तो जैसे तुम्हारे पास कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, या एक ही एलिमेंट मतलब जरूरी नहीं 1 हो, 2 हो सकता है या A हो सकता है, बेसिकली एक एलिमेंट। ओके, मतलब जैसे मैं इस मार्कर का ही सेट बना लूँ तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट हुआ। ओके, अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि भैया इस मार्केट के अंदर कैप भी है, ये भी है, तो ये तो 2 एलिमेंट्स हो गए, वो नहीं। मतलब बेसिकली आई एम मेकिंग अ सेट ऑफ पेन्स। ओके, तो एक ही पेन है सेट ऑफ पेन्स में, तो यहाँ पे आई एम मेकिंग अ सेट ऑफ नंबर्स, तो उसमें एक ही नंबर, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। ओके, इसके अलावा एक होते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि उस 2 सेट्स के सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, मैं समझा देता हूँ कैसे। तो जैसे तुम्हारे पास एक सेट है ये, ओके, दूसरा सेट मेरे पास है जैसे ये, तो इन दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेट होता है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट्स। ओके, तो इसमें ये दोनों सेम सेट्स हैं, तो ये दोनों सेम सेट्स हैं, ये दोनों सेम सेट्स हैं। ओके, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब एक होता है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स में जैसे तो मानो ये कोई सेट C है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4, तो यहाँ पे भले ही एलिमेंट्स 1 2 3 और 2 3 4 अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो उसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, एक होती है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जिसको हम O ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं या N ऑफ A लिखते हैं, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, तो जैसे अब इस एलिमेंट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, तो O ऑफ A कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर जैसे A, B, C ये होता अगर अपना सेट, तो इसमें हो जाते हैं 3 एलिमेंट्स। तो ये सब आप देख सकते हो, बेसिकली गिन लो कितने कॉमास उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। अब कभी कभी जैसे ऐसा आएगा कि A इज अ सेट such that x belongs to vowels in English, ठीक है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अपन को सेट बिल्ड करना है, ठीक है, मतलब सेट बनाना है कि या लिस्ट करना है क्या क्या, और फिर देख लेना है इसकी कार्डिनैलिटी जैसे पूछी है। तो A is a set such that its elements are vowels in English language। तो अब ये बताओ vowels इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं? 5 ही होते हैं, A E I O U,
ठीक है, इंग्लिश थोड़ी तो पढ़ी है यार तुम लोगों ने। तो अब ये कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो कार्डिनलिटी होगी 5। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको इसका सेट बिल्ड करना है या फिर किसी तरह से सोच लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अब जैसे बोला जाए a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन 1000, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। n का मतलब नेचुरल नंबर्स होता है और x जो है वो 1000 से कम है। कॉमा का मतलब होता है एंड, मतलब ये दोनों कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। तो पहली होगी कि x नेचुरल नंबर, दूसरा 1000 से कम हो। तो अगर लिस्ट बनाए तो क्या होगी, पहला 1 होगा, 1 इज़ नेचुरल नंबर 1000 से कम है। 2 होगा, 2 इज़ नेचुरल नंबर 1000 से कम है। 3 से लेके 999 तक ये पूरे सेट्स बन जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 1000 से कम है एंड दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। तो अब ये कितने नंबर्स होंगे, 999, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करने, लिस्टिंग करने बैठोगे तो बनाओ 1000 तक लिस्ट बनाओ, पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। बनाने को बना सकते हैं बट क्यों बना है फालतू में। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें पता चल रहा है यार कि यार 1 से लेके 199 तक ही होंगे ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर्स भी हैं और 1000 से कम भी है। तो उनका हमने लिख दिया और यार देख के पता चला इसमें 999 एलिमेंट्स है। कैसे पता चला, 1 2 3 जैसे है तो इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो उतने नंबर, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कितना 999, तो 999 नंबर्स हैं, ओके। अब ये तो थोड़ा इंट्यूशन वाली बात है तो तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी कवर कर ली, इक्विवेलेंट सेट्स कवर कर ली, इक्वल सेट्स कवर कर लिए और सिंगलटन सेट्स कवर कर लिए। अब एक आता है पावर सेट, ओके। पावर सेट फटाफट बताया। पावर सेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ये बोर्ड बड़ा प्यारा है। मैं अभी फिजिक्स का कोर्स बनाया था ना, मेरे घर पे बनाया था मैंने फिजिक्स का कोर्स, मैं IIT में था नहीं तब। तो वहाँ पे क्या मेरे रूम में अलग बोर्ड है और घर पे अलग बोर्ड है। तो घर वाला बोर्ड है उस पर इतना अच्छा नहीं बन रहा था वो, ये थोड़ा ज़्यादा हाई क्वालिटी बोर्ड है, तो मैं घर जाके भी चेंज करता हूँ उसको, है ना। तो अब मेरे जो एब्सोल्यूट मैथ वाला कोर्स है ना वो इस बोर्ड पे बना है, उसमें एकदम मस्त डबिंग होती है। तो एनीवेज पावर सेट, तो पावर सेट होता है जैसे तुम्हारे पास कोई सेट है A, जैसे 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ A को हम कहते हैं P ऑफ A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो अब A के अपन सबसेट्स बनाते हैं। अब देखो जब भी तुम्हें इस तरह की लिस्टिंग करनी हो ना, क्योंकि ये चीज़ आगे भी आएगी तुम्हारे मैथ्स में, तो स्टार्ट करो छोटी चीज़ों से, ठीक है, उससे इजी न्यूमराइजेशन होता है। तो अपन देखते हैं कि सबसेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बनाने हैं, तो 0 साइज़ का भी बनेगा, 1 साइज़ का भी बनेगा, 2 साइज़ का भी बनेगा, 3 साइज़ का भी बनेगा। तो 0 से शुरू करते हैं। अब 0 साइज़ का सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सबसेट, तो हो जाएगा 5, ओके। फिर हम देखते हैं 1 साइज़ के। 1 साइज़ के क्या क्या सेट्स हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैंने बेसिकली क्या किया, सबसेट इज की सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो इसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो। सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 5 हो सकता है अगर 0 लेंथ के सबसेट की बात करें, 0 साइज का सबसेट या 0 कार्डिनलिटी का सबसेट। फिर हम बात करते हैं 1 कार्डिनलिटी, मतलब एक ही एलिमेंट का सबसेट बनाना है, तो 1 का एक बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है। ये सब अलग अलग सेट्स है तो उनका ही एक सेट बना रहे हैं हम। फिर हम देखते हैं 2 एलिमेंट्स का सेट, तो एक हो जाएगा 1,2 और ऐसे एक हो जाएगा 2,1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ तो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1,2 और 2,1 एक ही सेट होते हैं, ओके। सेट में इधर उधर अरेंजमेंट नहीं देखते हैं, केवल देखते हैं एलिमेंट्स कितने हो क्या है। तो यहाँ पे 2,1,2 सेम होते तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1,2 एक हो गया 2,3, एक हो गया 1,3, है ना। मतलब 2 एलिमेंट्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, यही हो सकते हैं, और कुछ निकाल के देखना नहीं आएगा। अब 2 वाले सारे हो गए, 1 वाले सारे हो गए, 0 वाले सारे हो गए। तो अब हमें क्या देखना है कि 3 एलिमेंट्स वाले कितने होंगे, तो हम लिख देंगे क्या, वो तो एक ही सेट होगा 1 2,3, है ना, यही होगा 3 एलिमेंट का, और कोई तो हो नहीं सकता। अब 4 एलिमेंट का तो कहाँ से आएगा, इसमें तो टोटली 3 एलिमेंट है, तो ये हो गया सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये सारे के सारे इसके सबसेट से उनका सेट बना दिया, ठीक है। अब ये भी सबसेट होता है, याद रखना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। तो यहाँ पे अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक है, ये याद रख सकते हो। अब ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें कार्डिनलिटी ऑफ सेट लेनी है, उसका 2 पावर चढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी कितनी थी, 3 थी, तो 2 टू द पावर 3 कर दिया, तो उससे आ जाएगा अपना इसका कार्डिनलिटी, ठीक है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं, कि आप क्या करो कि ये जो आपके पास नंबर्स है ना, ठीक है, 3 मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई, तो 2 टू द पावर 3 कर दो, मतलब 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ योर सेट।
तो दैट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ योर पावर सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने गिना 8 है और 8 ही आ रहा है, 2 टू पावर 3 8 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रख सकते हो कि कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कुछ नहीं होता है, फैंसी सा वर्ड है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। ओके, ये याद रख सकते हो, काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कार्डिनैलिटी डिस्कस कर लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि आपके पास जैसे कोई बहुत सारे सेट्स आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक सेट ए देख रहे हो जिसमें क्या हो गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 500, एक ये सेट हो गया। एक सेट बी हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट्स है ना, x सच दैट x नेचुरल नंबर्स में और x इज लेस देन 100, एक ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं अपन, सच दैट x बिलोंग्स टू, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि x इज लेस देन 600 बट ग्रेटर देन 450। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरह के सेट्स लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर 500 से बड़े जितने भी नंबर थे सारे होंगे, तो एक क्लियर सी बात पता चल रही है कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? 501 502 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ये वाला सेट क्या होगा, इसके अंदर 1 से शुरू होगा, 2 3 से लेकर 99 तक ये फाइनाइट सेट है, इसमें 99 एलिमेंट्स हैं। ये वाला भी फाइनाइट सेट है। ओके, 451 से शुरू होगा, 599 पे खत्म हो जाएगा, तो इसका आप निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे काउंट करके। ओके, तो ये हुई एक बात। अब हमने क्या बोला कि इन सारे सेट्स में कॉमन क्या है कि आप सारे सेट्स में अगर देखो ना, तो हम सबसे बड़ा सेट जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो है आपका नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। तो वो सेट जो डिस्कशन में जितने भी सेट चल रहे हैं, सबका बाप है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा सेट जिसकी बात हो रही है, वो होता है कोई यूनिवर्सल सेट। तो वो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हो, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो रियल नंबर्स ही होते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, तो सबका बाप वाला सेट। ठीक है, वैसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि यार नेचुरल नंबर्स जैसे है वो इन सब के ऊपर है। ठीक है, इन सबसे बड़े मतलब ये जितने भी सेट्स हैं ना, चलो ये सब नहीं देखते अभी, वेन डायग्राम बताया नहीं मैंने तुम्हें। हाँ, तो अब ये जितने भी सेट्स ना, ये किसी न किसी सेट के हिस्सा हैं, और वो सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो सकता है, रियल नंबर्स का सेट हो सकता है। सो यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट द बिगेस्ट सेट इन कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा सेट किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, उसी में से पिक करके हम यहाँ पे डाल रहे हैं वैल्यूज। तो नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। अब वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ रियल नंबर्स की बात करते तो रियल नंबर्स हो जाता, इंटीजर्स की बात करते इंटीजर्स हो जाता, होल नंबर्स की बात कर रहे थे तो होल नंबर्स हो जाते। ठीक है, तो वैसे कोई बहुत वो खतरनाक हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तब आपको और क्लियर होगा। अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस ये याद रख लो कि सबसे बड़ा सेट जो कंसिडरेशन में है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, तो हम सेट्स पढ़ रहे थे, सेट्स के बारे में बताया, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, सेट के डिफरेंट टाइप्स देखे। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर्स हैं तो उनमें तुम ऑपरेशंस नहीं लगाते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट कर लिया 1 का, इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो दीज आर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो वैसे ही ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे। ओके, तो एक होता है यूनियन, तो उसको लिखते हैं हम ए फिर यू फिर बी। यू जैसा एक सिंबल होता है, इसको कहते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे सेट ए में जैसे ये 4 नंबर है और तुम्हारे सेट बी के अंदर ये 4 नंबर है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 और 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिख देने और रिपीटेड एलिमेंट्स हटा देने। ठीक है, तो अगर अपन लिखे तो 1 2 3 4 तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4, 2 ऑलरेडी है तो नहीं लिखना है, 3 ऑलरेडी तो नहीं लिखना है, 4 ऑलरेडी तो नहीं लिखना है, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों के दोनों हमने यहाँ लिख लिए और इसमें से हटा दिया अपन ने। क्या कि जो मतलब एक ही बार लिखना होता है सेट में। अब मैं 2 2 बार भी लिख दिया तो कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि सेट में तो एक ही बार लिखते हैं अपन हर चीज़। ओके, तो ये होता है यूनियन। ओके, दूसरा होता है एक इंटरसेक्शन। ठीक है, ये यूनियन था। एक होता है इंटर सेक्शन, उसको हम लिखते हैं कि उल्टा यू बना दो, ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका। अब 1 क्या कॉमन है, नहीं। 2 कॉमन है, हाँ। 3 कॉमन है, हाँ। 4 कॉमन है, हाँ। 5 और 6 वापस से अनकॉमन है।
ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगर हम ए माइनस बी करें तो आपको क्या करना है, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने जो बी के अंदर बी है, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 क्या है बी में है, नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 क्या बी में है तो 2 को हटा दो। 3 क्या बी में है तो 3 को हटा दो। 4 क्या बी में है 4 को हटा दो। 5 और 6 से मतलब ही नहीं, तो केवल 1 बचेगा। तो बेसिकली क्या करना है कि इसके अगर ए माइनस बी लिखा है तो बी के जो एलिमेंट्स ऑलरेडी ए में है वो सारे हटा दो और बाकी बचे हुए ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, ओके, ठीक है। तो तुम्हारे पास जैसे यूनिवर्स, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तुमने जैसे अपना यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5, मतलब तुम इस क्वेश्चन में जो भी बात करोगे इस सेट के रिलेवेंस में होगी। यही सेट आपका बाप सेट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके ऊपर इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके अंदर होगा जो भी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और आपको एक सेट दे रखा है a = 1, 2। अब आपको पूछ लिया कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो उसको a c या a डैश ऐसे लिखते हैं, ऊपर की तरफ c या डैश लगा देते हैं, वो होता है u - a, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने u ये लिया था तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें से ये सेट हटाओ तो इसमें 1 है, ठीक है, तो 1 हट गया, 2 है 2 हट गया, 3 4 5 सेम रहेंगे, ठीक है। a माइनस बी समझ रहे हो क्या होता है, u - a का मतलब इसमें से जो एलिमेंट्स इसमें कॉमन है ये सारे के सारे हटा दो। तो 1 और 2 कॉमन है, हटा दिए, 3 4 5 बच गए, ओके। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है कि इस ए के अलावा यूनिवर्स में क्या क्या बचा है, ओके। अब यहाँ पे हमने यूनिवर्स ये लिया, अगर हम यहाँ पे यूनिवर्स ले लेते, पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट अगर ले लेते तो क्या क्या होता, 3 4 5 एंड सो ऑन, समझ रहे हो। अगर हमारा सेट ये होता है यूनिवर्सल सेट, क्यों, क्योंकि 1 और 2 को हटाना है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ले लेते तो 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब एक और टाइप के सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक सेट A है, लेट से वो है आपका 1, 2, 3, एक सेट आपके पास है B, वो है आपका 7, 8, 9। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन अपन ले तो अपन क्या लिखेंगे, 1, और तो कॉमन कुछ है ही नहीं इनमें, कुछ दिख रहा है कॉमन तुम्हें, 1 भी नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसको हम 5 भी लिखते हैं, याद हो तो जब जब ऐसा होता है ना कि दो सेट आपके पास ऐसे होते हैं इन विच देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि जब आपका दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो या 5 हो, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ओके। अब इसके अलावा तो और कोई खास टाइप है नहीं सेट्स का। अब मुझे तुम्हें 2-3 चीजें बतानी है कि एक तो वेन डायग्राम्स क्या होता है। वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सेट के क्वेश्चन ये सब तो मैंने बताया काम का नहीं था, कुछ काम की चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो होगी विच इज हाउ टू सॉल्व सेट क्वेश्चन यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसमें ए और बी को सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्स होता है एक, जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये आपके दो सेट्स हो गए, समझ रहे, एक तरह से प्रॉपर्टी मान लो, ये जगह नहीं होती, जगह जमीन, तो ये यू तो आपका पूरा शेयर हो गया, ए की प्रॉपर्टी इस सर्कल में, बी की प्रॉपर्टी सर्कल में। अब ये दोनों सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या कहीं भी, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर बी ऐसा होता, ठीक, अगर बी यहाँ होता जैसे, तो हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन देखो ये वाला जो एरिया है ना, दोनों में ओवरलैप हो रहा है, इसको हम क्या देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है वेन डायग्राम, ओके। ये समझने की चीज़ है, वैसे कुछ ऐसा मतलब इसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये आपको फील करना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर पूरा सिटी यू, एक प्लॉट है जो बी ए का है, बी एक प्लॉट है जो बी का है, दोनों में ओवरलैप है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं उसको, है ना। अब जिस पर बात करें कि हम अगर ए यूनियन बी निकालना चाह रहे हैं, ओके, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, और जो ओवरलैप हो रहे हैं एलिमेंट्स वो हम एक एक बार काउंट करते हैं। तो ये एरिया हमने एक बार लिया केवल। अब यहाँ पे गलती होगी, अगर इस सर्कल का एरिया 3 दे रखा है, इसका एरिया अगर 4 दे रखा है, इस सर्कल का, और इस सर्कल का 4 है, इस चीज़ का एरिया 1 दे रखा है, तो ए यूनियन बी कैसे का एरिया कितना होगा, 3 + 4 होगा। हाँ, तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि जब आप 3 + 4 कर रहे हो तो ये एरिया काउंट हो रहा है और ये एरिया ऑलरेडी एक बार काउंट हो गया है, फिर आपने 4 और घुसाया तो ये तो चलो एक बार काउंट, अब ये वाला एक और बार आ गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपने पहले एक बार ऑलरेडी काउंट कर लिया, फिर आप एक बार और काउंट कर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी कर देते हैं, जिससे हमें एक नई इक्वेशन मिलती है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी, तो
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पहले सर्कल का एरिया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दूसरे सर्कल का एरिया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ऑफ देम विच इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ लो क्या किया, इसका एरिया ऐड किया, इसका एरिया ऐड किया, फिर देखो अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बीच का एरिया 2 बार काउंट कर लिया तो उसको हटा देते हैं, और वो एरिया कितना है ए यूनियन बी। ओके, इस तरह की सिंपल चीज़ें होती हैं सेट्स के अंदर। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो इस चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर 2 तरह के लोग आते हैं। पहले जो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो लोग फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं वो 60 लोग हैं, जो लोग मैथ्स की किताब पढ़ते हैं वो लोग 30 लोग हैं, और जो लोग फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं वो हो गए आपके 10 लोग। तो बोलेंगे लाइब्रेरी में टोटल कितने लोग आते हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लाइब्रेरी में आने वाले टोटल लोग यानी पी और एम का यूनियन। ओके, पी और एम का यूनियन क्या होगा, फिजिक्स वाले लोग प्लस मैथ्स वाले लोग माइनस जो लोग दोनों पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी में 80 लोग आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। और फिर वेन डायग्राम में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बेसिकली यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है। तो अगर ये तुम्हारा ए है तो इसमें हम बोलेंगे कि अगर ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसके अलावा जितना भी एरिया है संसार में सारा। तो संसार तो अपना इस रेक्टेंगल के अंदर सीमित है क्योंकि हमने यूनिवर्स इसको माना है। तो बेसिकली इसके अंदर का एरिया वाइट होगा, बाकी सारा शेडेड। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब एक चीज मैं और को बताता हूँ, ए माइनस बी की जैसे बात करें। ठीक है, ए यूनियन भी बता दिया, ए प्लस भी बता दिया। अब ए माइनस बी में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है अपन को, जो ए और बी में कॉमन है तो ये वाले हटा दो। समझ गए, तो ये वाला जो एरिया है ना ये हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला एरिया केवल इतना, ये वाला एरिया नहीं शेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके देखो एक बार। ओके, अब एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ओके, तो अगर आपका ये जैसे 2 सेट्स हैं ए और बी, तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट होता है ए डेल्टा बी। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट कहा जाता है। तो दिस इज बेसिकली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, याद रख लो। तो इसका अपन देखते हैं। अब ए माइनस बी क्या होता है इसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, देखो कॉन्सेप्ट सीखो, रटने पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट सीखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए माइनस बी निकालते हैं। तो मैंने बताया कि ए डेल्टा बी एक टर्म होती है जिसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ओके, अब मैंने बता दिया कि इसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन है, तो याद करना है आपको। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ए माइनस बी हमने देखा क्या होता है, ए माइनस बी तो मैंने बताया था कि ये होता है। अब बी माइनस ए क्या होगा कि बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए वाले हटा दो। तो बी के अंदर सारे एलिमेंट्स थे और कॉमन वाले हटा दिए, तो बी हो गया ये। ठीक है, बी माइनस ए। अब इनका यूनियन ले लो, तो अब इन दोनों में किसी तरह का कुछ हो रहा है क्या, मिला किसी भी तरह का कुछ हो रहा है, मिक्सिंग मैचिंग नहीं हो रही है ना। तो यानी कि ये दोनों जो हैं आपके सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इनका यूनियन का मतलब दोनों को ऐसे ही ले लो, कुछ हटाना वटाना नहीं है। तो ये जो पूरी शेडिंग हो गई, ये चांद और ये चांद, ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो यही टर्मिनोलॉजी थी एक जो मुझे बतानी थी। तो ये हो गया भाई आपका सेट के अंदर वेन डायग्राम। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट चीज़ की, जो होते हैं आपके लॉज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे फालतू के लॉज होते हैं जो कोई मतलब के नहीं होते और ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं, पर काम के केवल 2 या 3 इसमें लॉज हैं जो मैं बता देता हूँ। तो पहला आता है आपका डी मॉर्गन का लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ये क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लेते हो देन इट इज़ द सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो अपन वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अब वेन डायग्राम में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम से क्या है कि आप सेट थ्योरी अगर आप वेन डायग्राम से करते हो ना तो आधा काम तो यूँ ही हो जाता है। तो ए यूनियन बी अपन करेंगे तो वो ये पूरा हो जाएगा। इसका अगर अपन बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों सर्कल्स के अलावा सब कुछ। क्या, क्यों, ए और बी का हमने यूनियन लिया तो ये दोनों हो गए, फिर इसके अलावा पूरी दुनिया। तो क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दुनिया में इन दोनों के अलावा जो भी हो सब कुछ। तो इसके अलावा तो पूरी दुनिया शेडेड वाला पार्ट हो गई। तो ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो याद रखना कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा दिखेगा कि इसको भी शेड कर दो। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी के अलावा सारा शेड कर दो, ये हो गया। अब अगर तुम इनमें इंटरसेक्शन लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
तो इसके अलावा सब कुछ, इंटरसेक्शन इसके अलावा सब कुछ, तो ये वाले पार्ट तो कहीं ना कहीं कॉमन आ रहे हैं, ये जो शेडिंग वाले पार्ट्स हैं, तो यही बच जाएगा। तुम वेन डायग्राम बना के देख सकते हो, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये होगा। तो ये ऐसे आता है, लॉजिकली समझना बहुत आसान है इस लॉ को। अगर तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारे पास पहला कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास या तो सेब है या तो तुम्हारे पास एप्पल है या फिर ऑरेंज है। पहला कैसे कंडीशन ये कि या तो तुम्हारे पास एप्पल है या ऑरेंज है। अब तुमने इसका नेगेशन कर दिया, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब बेसिकली इसके अलावा दुनिया में सारी चीज़। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तुम्हारे पास एप्पल और सेब जो कंडीशन थी वो वैलिड नहीं है ना। तो एप्पल या सेब, एप्पल या ऑरेंज मेरे पास पहले थे, अब मैंने कहा कि नहीं ये कंडीशन वैलिड है। इसका क्या मतलब है, ना तो मेरे पास एप्पल है ना मेरे पास सेब है, ना मेरे पास एप्पल है ना मेरे पास ऑरेंज है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक भी चीज़ होती तो ये चीज़ ट्रू हो जाती, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो था वो नहीं रहता, है ना। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास ना तो ऑरेंज है ना तुम्हारे पास एप्पल है। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन इज एंड ऑपरेशन और यूनियन इज और ऑपरेशन। जिनको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्योंकि आगे भी ये चीज़ें आएंगी फिजिक्स वगैरह में। तो हमने क्या बोला कि यार ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ए भी नहीं हो रहा है और बी भी नहीं हो रहा है, खत्म बात, लॉजिकल बात है। ठीक है, ये हो गया आपका डी मॉर्गन का पहला लॉ। अब इसका एक छोटा भाई और आता है, उसमें क्या करते हैं कि बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा देते हैं। तो वो ऐसा हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आप वेन डायग्राम से देख सकते हो, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक लॉ जो इंपॉर्टेंट है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो आप सबने पढ़ा हुआ भी है मैथ्स में। ठीक है, तुमने बी इंटरसेक्शन ले लिया और उसके बाहर तुमने का यूनियन लगाया, तो क्या करो, ए यूनियन बी पहले करो, फिर उसका इंटरसेक्शन यहाँ डालो, फिर ए यूनियन सी करो। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और कौन सा लॉ मुझे बताना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का छोटा भाई एक और होता है, यहाँ इंटरसेक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन सी। समझ गए? तो मैंने कुछ नहीं किया, अगर ऐसा है कि यार यहाँ पे इंटरसेक्शन है और अंदर अगर और है या अंदर अगर यूनियन है, तो इंटरसेक्शन पहले इन दोनों का ले लिया, फिर इंटरसेक्शन इन दोनों का ले लिया, और बीच में जो यूनियन लगा था वो मैंने यहाँ डाल दिया, खत्म बात। तो ये दोनों लॉस आपको याद होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से पूरा बोर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद ऑटोमेटिक हो जाती है, तो लॉजिकल बताया ही मैंने। और ये भी यार ये तो मैथ्स के जैसा ही है, पहले आप पढ़ते थे ना फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन में भी होता था डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल चीज़ें ये सब। अब हम बात करते हैं कुछ फालतू के लॉस की, जिनका कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, वो कोई रिलेवेंस ही नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, और ये अपना सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है आपकी कुछ फालतू लॉस की। तो एक तो ये हो गए कि अगर आप किसी भी सेट का यूनियन अगर यूनिवर्स के साथ ही ले लेते हो तो यूनिवर्स ही बनेगा, इंटरसेक्शन ले लेते हो तो क्या बन जाएगा, आपका वही सेट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल ऑब्वियस सी बात है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी माल है उसका अगर तुम इंटरसेक्शन लेते हो किसी एक सेट के साथ तो वो सेट ही बचेगा, और पूरी दुनिया में तुम कुछ मिला देते हो तो यूनियन दुनिया भी रहेगी, वो तो चेंज थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि फाई के साथ अगर करते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई सेट ए उसमें तुमने कुछ भी नहीं मिलाया तो वो वही रहेगा, और अगर तुम्हारा सेट का इंटरसेक्शन लिया विथ नथिंग, दिस इज बेसिकली एम्प्टी, नथिंगनेस, तो वो एम्प्टी ही रहेगा। ओके, सिंपल सी चीज़ है। एक और ये होता है कि तुम्हारे पास अगर कोई सेट उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो सेट ही बच जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें इस तरह की होती रहती है दुनिया में, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। ये हुए आपके लॉस। इसके अलावा कुछ ये होता है कि अगर आपने एक सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ही अगर आपने यूनियन कर दिया, मतलब दुनिया में उस सेट के अलावा जो भी चीज़ें उसके साथ ही अगर उस चीज़ को मिला दिया तो पूरी दुनिया वापस बन जाएगी। ये ये आपका हो जाएगा यूनिवर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये यूनियन, ये जो है ये यूनिवर्स का यू है, और ये जो यू होता है ना ये यूनियन का यू होता है। ठीक है, ये यू नहीं है, ये एक सिंबल है, तो दिखने में लग रहा होगा बट ये यूनिवर्स नहीं है। ठीक है, दो सेट के बीच में सिंबल आता है, यूनियन ही होता है, यूनिवर्स दिख जाता है अलग से। ओके, वो यू होता है और यूनियन जो होता है वो ऐसा आधा यू टाइप होता है, पेपर में दिख जाता है। ठीक है, तो कोई लोग इसको ऐसे मतलब दिख जाता है यार उसके बारे में क्या ही बताऊँ। यूजुअली ये थोड़ा पतला दिखता है और ये थोड़ा आधा यू टाइप दिखता है, तो पेपर में एक बार देख लेना ढंग से। इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि यार यहाँ पे मैं तो लिख दूंगा, अब टाइपिंग कैसी होगी वो एनसीईआरटी पढ़ के पता चलेगी कि एग्जाम में टाइप होके कैसे आएगा, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए एक बार एनसीईआरटी में एटलीस्ट समरी देख लेना चैप्टर की। ओके, एक ये चीज़ हो गई। एक इंटरसेक्शन की बात करें कि अगर एक सेट का आपने उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन दिया है तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कि यार आपने एक सेट लिया, उसको उसके अलावा जो भी दुनिया में उसके साथ देखा कि कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तुमने हटा ही दिया है पूरी दुनिया से, उसको कॉमन कहाँ से होगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपके कुछ लॉज।
एक और फालतू चीज़ होती है एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, देख लेते फटाफट से। कम्यूटेटिविटी क्या होती है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये क्यों होता है देखो ध्यान से समझना। ये मैंने बताया ना कि सेट के अंदर ऑर्डरिंग कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो तुम ए के अंदर बी को मिलाते हो या बी के अंदर ए को मिलाते हो कि फ़र्क पड़ रहा है क्या? चाय में सीरियल के अंदर दूध मिलाते हो और दूध के अंदर सीरियल मिलाते हो, लास्ट में तो तुम्हारा सीरियल का बोल ही बनेगा ना। तो इसलिए वही बात है ये, ठीक है, फालतू चीज़ें कोई काम की नहीं है ये। एक होता है आपका एसोसिएटिविटी, जिसका मतलब बस ये होता है कुछ नहीं, बिना मतलब की चीज़ है ये, दिमाग ख़राब कर रखा है, ठीक है। इंटरसेक्शन में भी लगा देते हैं कोई लोग, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का, बता दिया मैंने क्या होता है, समझ जाओ। ध्यान में रखनी है अपन को क्या चीज़ें, पहली बात कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी है, ये तीनों चीज़ें याद रख सकते हो दिमाग में, ठीक है। ये तो ऑब्वियस चीज़ है, ये भी ऑब्वियस ही, बट दिमाग में रख लो कि यार ऐसा कुछ होता है। डी मॉर्गन के लॉ पता होने चाहिए, और एक और डिस्ट्रीब्यूटिविटी कभी कभी काम आ जाती है। अब इनसे क्वेश्चन क्या आएंगे मैं फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। इस सेट थ्योरी से केवल एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो देखो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपको इंटरसेक्शन वगैरह ले रखा है, कि आपको बोल लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ऐसा कुछ पूछ लेंगे। तो करते हैं अपन सॉल्व। ये मैंने क्वेश्चन अभी भी बनाया, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, तो अपन वन डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये यूनिवर्स है। ए का इंटरसेक्शन होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरी दुनिया, उसका इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ए के अलावा जो भी है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ दोगे तो यही बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका LHS, ये वाला टर्म, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ये पॉइंट, ठीक है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि समझ में इजीली आए। तो इन दोनों में किसी तरह का कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि अगर आप एक सेट में से दूसरे सेट को हटाते हो या घटाते हो, तो उसका मीनिंग होता है कि इस सेट में से इनके कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो क्या बच जाएगा, ये और ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर लो, बोर्ड वगैरह में मत करना, वहाँ अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जेई मेन में आता है ना इस तरह का कि यार कोई क्वांटिटीज के अंदर इंटरसेक्शन यूनियन डैश ये वो कर रखा है, तो उसका बनाओ वेन डायग्राम, और जनरल वेन डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं कि अब तुमने ऐसा वेन डायग्राम बना लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो जनरलाइज्ड बनाओ कि तुम एज्यूम करो कि तुम यूनियन भी करेंगे तो फाई नहीं आएगा या यूनिवर्स नहीं आएगा, तुम इंटरसेक्शन भी करोगे तो भी फाई नहीं आएगा, तो वो सब एंश्योर करके फिर करना है। एक क्वेश्चन ये आता है। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले कराया ही था कि एक शॉप है, उसके अंदर कॉफ़ी पीने वाले लोग इतने जाते हैं, चाय पीने वाले लोग इतने जाते हैं, और चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग इतने जाते हैं, ठीक है। चाय मतलब एंड कॉफ़ी पीने वाले लोग इतने हैं, तो टोटल लोग कितने जाते हैं। तो अपन फॉर्मूले लगा देंगे न्यूमरेशन वाले जो मैंने बताए थे पिछली बार, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, याद देख लेना। अब यहाँ पे देखो कि कुछ और क्वेश्चंस, अब देखो क्या है कि यार मैं बताता हूँ कि एक चीज़ मुझे गड़बड़ लगती है जेईई प्रिपरेशन की, वो ये है कि यार फॉर्मूला डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें टीचर 3 या 4 लोग सेट्स का इंटरसेक्शन यूनियन का भी फॉर्मूला बता देते हैं, जिसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया कैसे पहचानना है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास अगर 3 सेट्स हैं, ठीक है, तो इनका जनरल ये होगा, तो इसमें अगर तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो तुम ये निकाल सकते हो सब्ट्रैक्शन करके, हम सिंपल ख़त्म बात है ना। तो इन चीज़ों में ऐसे फॉर्मूलाबाजी करना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है बता दिया, डी मॉर्गन के लॉ क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होते हैं बता दिया है। तो अब आप दिमाग लगा के कर सकते हो ये सब चीज़ें कि यार यहाँ पे अगर 10 चीज़ें थी, यहाँ पे अगर 10 चीज़ें थी, मतलब ये एरिया का ये वाला एरिया, ठीक है, ये अगर 10 एरिया का है और ये अगर 10 एरिया का है, और आपको पूछा है कि ये एरिया कितना है, तो ये तीनों के तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और बोल रखा है कि तीनों का टोटल एरिया 30 अगर, तो 10 + 10 + क्वेश्चन मार्क से कर लोगे आप, ठीक है। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका क्वेश्चंस वगैरह तो देखो ज़्यादा होते नहीं है। तो इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि थ्योरी के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, सेट थ्योरी की, क्योंकि यार सेट थ्योरी ऐसी चीज़ है जो डेफिनेशन पे बहुत डिपेंड करती है, और डेफिनेशन एनसीईआरटी से बड़ा कहीं नहीं मिलने वाली है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चंस के प्रीवियस या जेईई मेन के देख सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये भी है कि सेट पे बहुत ज़्यादा अभी वरी मत करना, क्योंकि सेट जब आप 11th ख़त्म करोगे ना, ठीक है, वैसे ज़्यादातर बच्चे तो 12th के देख रहे होंगे इसको, तो ये जब खत्म करोगे ना आप 11th अपनी, तब तक आप सेट थ्योरी का इतना कर चुके होगे, इतना काम कर चुके होगे कि आपको ये अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चिंता मत करना समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आएगा। दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू। जैसे आप जब बचपन में पहली बार एडिशन सीखे तो समझ में नहीं आया होगा पहली बार में, वैसे ही ये नई चीज़ है। तो थोड़ा वेट करो, वीडियो वापस से देखो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन देखो, उसके बाद तुमसे हो जाएंगे। तो ये हुआ सेट थ्योरी का समापन।